नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 3 अगस्त 2023। तो अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें मुख्यतः है सबसे पहला आज लोकेशन डिस्कस करेंगे जो नाइजर का है। ठीक है, ये नाइजर कहाँ है, उसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, और ये नाइजर का जो लोकेशन आया है वो क्यों आज आया है न्यूज में। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इंडिया का जो वर्चस्व है वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत बढ़ता जा रहा है। इंडिया जो है वैश्विक मंच पे लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे कि G20 की अभी अध्यक्षता हो गया, G7 हो गया, उसके बाद और भी अनेक मुद्दे हैं, उसमें भारत आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत को और आगे क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि भारत का जो कद है वो वैश्विक स्तर पे और बेहतर हो। उसके बाद तीसरा जो है इंडिया और यूएस का जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो इनहांस हो रहा है, तो उसमें बाइडेन और मोदी का जो 2024 का जो इलेक्शन है वो भी टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी में 28% का लेवी जो है वो गेमिंग के लिए, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है या फिर कैसीनो में जो खेलते हैं लोग, उसमें 28% का टैक्स लगाने की बात कही गई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइजर के बारे में जान लेते हैं। नाइजर में भी बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, वहां की जो शासन व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि फ्रांस और अमेरिका को आगे बढ़ना चाहिए और लोकतंत्र को बहाल करना चाहिए वहां पे। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ज्यादा। ठीक है, तो इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये सबसे पहली बात तो है कि वेस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में ये नाइजर है। यहाँ पे देखिए, इसके नॉर्थ में अल्जीरिया है, नॉर्थ ईस्ट में लीबिया चैड दोनों है, उसके बाद साउथ में नाइजीरिया है, उसके बाद इधर साउथ वेस्ट में है वेनिन बुर्किना फासो, और इस साइड में साहेल माली। ठीक है, तो लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि लगातार अभी यूपीएससी का पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखिएगा तो वो अफ्रीका के लोकेशन से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो अफ्रीका से जितना भी न्यूज में जितना भी लोकेशन का आए तो उन कंट्रीज को ध्यान दे दें और बस एक डायरी में उसे मेंटेन करते जाए कि जिससे लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो। 1 वर्ड 2 वर्ड में ही बनाना है, ज्यादा बनाने में फिर रिवाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, और एक बात मैं बता देता हूं कि जो नाइजर है वहां एनिमल पेंटिंग, ठीक है, के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है हमारा, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज। तो इसमें इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि जो इंडिया का अभी ट्रेजेक्ट्री है वो निरंतर चेंज होता जा रहा है। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अभी निरंतर जो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और जो 2024 के लिए जो पोस्टर तैयार हो रहा है उसमें G20 की अध्यक्षता का भी फोटो लगाया जा रहा है। वो G20 के सहारे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए। तो इसको अब विस्तार से देखते हैं। वैश्विक भारत मतलब कि वैश्विक मंच पे भारत की स्थिति दुनिया के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि G20 का नेतृत्व दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत कर रहा है। पिछले 30 वर्षों में वैश्विक वित्तीय संकटों ने G7 संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देश और जापान के गुटों में, ठीक है, जो वैश्विक वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करता है, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अन्य देश, यहाँ पे जो लिखा गया है वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अन्य देश एकजुट हुए हैं, जिसे G20 कहा जाता है। जैसे भारत, रूस, ब्राजील को जोड़कर G20 का विस्तार करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो P5 में निर्णय होते हैं वो एकदम एकांगी होते हैं, वो समझ में नहीं आता है जो डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। इसलिए G20 में गतिरोध है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके सदस्य रूस और चीन को बाहर कर दें। जो G20 के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो रूस और चीन को बाहर कर दे, जिससे कि अभी अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिन्हें वह अपने वैश्विक प्रभुत्व के लिए खतरा मानते हैं। परंतु विश्व में ऐसा कभी नहीं होता है, किसी एक देश के इंटरेस्ट से काम नहीं होता। जो भी वैश्विक मंच पे है, हर एक कंट्री वो सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देखता है। ठीक है,
तो भारत आसानी से G7 के दबाव में आने वाला नहीं है। वह चाहता है कि G20 G7 के बाहर 90% मानवता के जो मानव के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो एजेंडा और नीतियां बनाई जाए उसमें ये सभी लोग सहयोग करें, एकजुट खड़े रहें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये समस्याएं क्या है, वैश्विक समस्याएं। जैसे वैश्विक प्रशासन की दशा खराब है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ रसिया है। तो ये तीनों तीन जगह पे अपने आप को वैश्विक हेड कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे यूक्रेन और रसिया का निरंतर आए दिन युद्ध शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में एक ब्रिज उड़ा दिया गया था, वो किस सी पे है ब्रिज, वो बता सकते हैं? याद है किसी को? उसके बाद शीत युद्ध निरंतर चलता रहता है यूएस और चाइना के बीच में। कभी ये अपना रेट बढ़ा देते हैं या अपना प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं भेजना, फिर कभी अमेरिका अपना उसके प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देता है। तो ये सारी चीजें शीत युद्ध का पार्ट है। उसके बाद सैन्य हथियारों से भी युद्ध हुआ, अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में सैन्य हथियारों से युद्ध हुआ। उसके बाद वित्तीय एवं व्यापारिक क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के बीच अनेक प्रकार के मतभेद है। उसके बाद बेहतर जीवन की तलाश के लिए शरणार्थियों का जो मुद्दा है, वो चाहे ये इंडिया है, इंडिया का म्यांमार का क्षेत्र हो या फिर यूके का क्षेत्र हो, यूके में बहुत तेजी से शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, जो है इंग्लैंड है, इसके लिए कठोर रुख अपना रहा है। उसके बाद वाणिज्य अंतरिक्ष उद्योग बनाने की राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जो हमारा स्पेस में है, स्पेस में हम अपना विकास कैसे करें। इसके लिए भी हर एक देश एक दूसरे से बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है इस सेक्टर में। ठीक है, अंतरिक्ष में देशों की सीमा, अभी भी ये विवाद चलता रहता है कि जो अंतरिक्ष में है किस देश का कहां तक टेरिटरी होगा, इसमें भी बात चलता है। तो इसमें भी बहुत से राष्ट्रों का विचार अलग अलग है। तो यहाँ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कुछ कंट्रीज का, जैसे खास के चाइना के साथ और अमेरिका इंडिया के साथ। अब आगे देखते हैं इसका समाधान क्या है। तो मानवीय विचारों एवं लोगों एवं राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्थापित करना चाहिए, पीपल टू पीपल टॉक। उसके बाद कल्चरल को आदान प्रदान करना चाहिए। इस पे अधिक बल देने से मानवीय विचारों का उत्थान होगा और लोगों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा, एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करेंगे। ठीक है, उसके रोजगार के अवसर में वृद्धि की जाए, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है, उसकी अनिश्चितता को कम किया जा सके। अगर जब रोजगार हम ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराएंगे किसी भी देश में, तो वहां बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो पृथ्वी की सतह का जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग का लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे डेवलपिंग कंट्री तो अभी डेवलप कर रही है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जो है वो पहले से डेवलप कर चुकी है। तो डेवलपिंग कंट्री का भी तो हक है कि अपना कुछ डेवलपमेंट कर सकता है, परंतु अब ये ध्यान देना है कि वो कम से कम उत्सर्जन करे, जो कार्बन इमिशन होता है उसको कम से कम करे। तो ये पॉलिसीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसे सुधारने की आवश्यकता है और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को एक मध्यम रास्ता निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद विकासशील देशों के आर्थिक विकास में तीव्रता से भविष्योन्मुखी स्थायित्व आएगा। ठीक है, जैसे ही डेवलपिंग कंट्री है उनका बेहतर विकास हो जाएगा, तो वो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएंगे, जिससे कि इमिशन के मामले, चाहे एनवायरमेंट का मामला हो या फिर टेररिज्म का मामला हो या फिर बिजनेस का मामला हो, ट्रेड में या फिर हथियार में, हर एक चीज में उन्नति दिखेगी। ठीक है, तो इसी के लिए कहा जा रहा है आर्थिक विकास एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी विकासशील देश के लिए। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को सबसे मुख्य समस्या माना जाता है। जहां पे जैसे महासागरों के स्तर में अगर वृद्धि हो रही है, तो तटीय क्षेत्रों को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। ठीक है, तो इन समस्याओं को निरंतर बढ़ने से रोकने के लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कुछ अमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे, जिससे कार्बन इमिशन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जिससे कि हमारा जो पृथ्वी की सतह है उसका तापमान नहीं बढ़े। ठीक है, तो अब एसडीजी के बारे में जो 17 सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उसके गोल को अब विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। ठीक है, इसमें पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी को कम करना। सेकंड है जीरो हंगर, मतलब कि भूखमरी को खत्म करना। गुड हेल्थ एंड वेल बींगनेस, मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो और
जो जीवन की गुणवत्ता हो वो बेहतर हो। उसके बाद क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद लैंगिक समानता हो। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, मतलब कि स्वच्छ वाटर और स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित हो। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, ठीक है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, सोलर एनर्जी की बात की जा रही है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, आर्थिक विकास की बात की जाए। इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री, सभी चीजों का विकास हो। रिक्वायर्ड, फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को दूर किया जाए। इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो विकासशील देश हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अभी विकास करने की जरूरत है, जिससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर लेंगे तो इनइक्वालिटी अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को इंक्रीज कराना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब कि भी हमारे यहाँ नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स हैं उसका एक लिमिट में ही यूज करें, क्योंकि वो रिन्यू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये है 13th नंबर, क्लाइमेट एक्शन, जिसमें कि हम अपने जलवायु के बेहतर रखरखाव के लिए भी एक निश्चित नीति बना सकते हैं सभी देश मिलके। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, जो मैरीन इकोसिस्टम है, जो प्लास्टिक है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक कई क्षेत्रों में, जैसे यूएसए के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा एक ढेर मिला है प्लास्टिक का, तो और भी जो जापान का क्षेत्र है या फिर चीन का जो आसपास का एरिया है वहां पे भी बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक बहकर एक साथ पहाड़ बन गया है, जो मैरीन इकोसिस्टम को बहुत हानि पहुंचा रही है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। उसके बाद है लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो जितने भी जीव जंतु हैं उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ इंसान अपने ही लालच के पीछे ना भागे, वो भी एक जीव है। जब तक सभी जीव जीवित नहीं होंगे इंसान भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी की आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि न्याय के लिए, शांति के लिए एक मजबूत संस्थान बनाने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप फॉर द गोल, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी राष्ट्र एक दूसरे से एकजुट होकर एक समूह बनाकर इसमें सहयोग कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्द हम अपना इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये था पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल। अब आगे देखते हैं। एक अभी रिपोर्ट आई थी कि मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट प्रगति के पिक्सल, इसमें इंग्लिश में कहा जाता है पिक्सल्स ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, दुनिया भर में मानव विकास पर एक विस्तृत नजर डाला है। ये रिपोर्ट में मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अपनी ग्रैनुलर लुक एट ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, ये दिसंबर 7 2022 को ये रिपोर्ट छपी थी, जिसमें जमीनी वास्तविकता का एक विस्तृत नक्शा तैयार किया गया। यह विश्व को 40,000 सूक्ष्म क्षेत्रों में विभाजित करता है। यह इन क्षेत्रों में लोगों की भलाई की तुलना करने के लिए जीवन प्रत्याशा और आय के मानदंडों को लागू करता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि देश के स्तर पर, मतलब कि इसमें रिपोर्ट में कहा जाता है कि किसी भी देश का हैप्पीनेस, उसकी प्रोस्पेरिटी उसके जीडीपी के इंक्रीमेंट के कारण नहीं होता है, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे पॉवर्टी रिड्यूस होना चाहिए, वहाँ लाइवलीहुड का स्टैंडर्ड इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद फिर जो हम वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोली जा रही है कि कहीं भी जीडीपी का जो पैमाना है वो केवल 20% ही वो आपके प्रोस्पेरिटी को बताता है। शेष 80% जो है और भी विशिष्ट कारणों के कारण ही हमारी प्रोस्पेरिटी को निर्धारित करता है या किसी देश के विकास को निर्धारित करता है। भारत ने G20 को लाइफ अस्थायी विकास के लिए जीवन शैली, मतलब कि लाइफ स्टाइल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रीज का एक दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था। भारत जब G20 की अध्यक्षता के लिए आया है अभी वर्तमान समय, तो इसी ने नरेंद्र मोदी ने लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कहा गया है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी में कहा जाता है इसके लिए समाज भर में सामूहिक कार्यों में निहित सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच सुसंगत कार्यों की आवश्यकता है। लाइफ के सिद्धांत 7 में, मैं पहले भी लाइफ के 7 सिद्धांत को डिस्कस किया हूं, पिछला लेक्चर में देख लीजिएगा। दुनिया के नेताओं को अस्थायी जीवन शैली का समर्थन करने में स्थानीय समूहों, ये क्या कहा जा रहा है, स्थानीय समूहों, स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारों और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को पहचानने और बढ़ाने की बात की। हमें अपने पारंपरिक ज्ञान, जो हमें विरासत में ज्ञान मिले हैं, उन्हें भूलने की बात नहीं की। अभी चकाचौंध की दुनिया में ज्यादा
घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, जो हमारी वास्तविकता है उसे संजो के रखना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है जो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र बनता है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। तो इसमें निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2024 में भारतीय चुनाव कौन जीतेगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, और उसके बाद जैसे कि इंडिया में भी चुनाव है और अमेरिका में भी चुनाव है, ठीक है, उसके बाद होर्डिंग पर किसकी तस्वीरें हैं, अगर शासन प्रणाली ऊपर से नीचे विशेषज्ञ संचालित, ठीक, केंद्रीकृत प्रणाली बनी रहती है, तो परिवर्तन और नए समाधान का दबाव भारत और दुनिया भर में जमीनी स्तर पर तीव्रता के साथ और बिजली की गति से आने लगेगा। ठीक है, और देश का विकास सुनिश्चित होगा, निश्चित होगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल। जो भारत की स्थितियां हैं वो वैश्विक मंच पे लगातार बढ़ती जा रही है, इसी के बारे में ये आर्टिकल था। अब देख लेते हैं जो इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है, खास के ट्रेड के क्षेत्र में, इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कहा जाता है 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन की राजकीय यात्रा ऐतिहासिक थी, क्योंकि ये पिछले 14 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये पहली बार थी जो ट्रेड के लिए बात की गई, और भारतीय स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों में किसी भारतीय नेता के लिए यह तीसरी बार थी। तो इसने स्पष्ट रूप से विभिन्न क्षेत्रों में भारत को एक विश्वासी दीर्घकालिक भागीदारी के रूप में विकसित करने की बाइडेन यूएसए की तीव्र इच्छा को प्रदर्शित किया, जिसमें निकट भविष्य के लिए चीन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। मतलब इसमें यह कहना है कि अमेरिका और जो चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें भारत का भी चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसीलिए दुश्मन दुश्मन दोस्त होते जा रहे हैं। ठीक है, और हर एक मुद्दे पे दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसने दोनों देशों के नागरिकों और व्यापक वैश्विक दर्शकों को, मतलब कि ग्लोबल ऑडियंस को, उसके बीच सहयोग और सहयोग के क्षेत्रों की पूरी श्रृंखला से अवगत कराया है। रक्षा व्यापार से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, तो व्यापार में केंद्रीय भूमिका, जैसे कि अमेरिका निरंतर रूप से हर एक क्षेत्र में भारत के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन देता जा रहा है, जिससे कि ट्रेड के क्षेत्र में भारत की सहयोग हो रही है। तो भारत अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई, जो वर्तमान में 120 बिलियन डॉलर हो गया। अब अभी जो अमेरिका जो है बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस के हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं भारत को। तो ये जो कदम है अमेरिका का, ये बहुत ही सराहनीय है, जिससे भारत और अमेरिका का जो संबंध है और बेहतर होगा। अमेरिका का चीन के प्रति नियंत्रण की नीति में भी भारत का समर्थन रहता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो साउथ चाइना सी का मामला था, वहां पे वियतनाम में गई थी जो अमेरिका की एक प्रतिनिधि थी, जिसपे भी चाइना बहुत गुस्साया हुआ था और बहुत कमेंट कर रहा था। इन सभी ज्वलनशील मुद्दे हो या फिर हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर चाइना और भारत का, तो अमेरिका उसमें भारत का सपोर्ट करता है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अमेरिका का भारत को समर्थन प्रदान प्राप्त होता है। तो दक्षिण चीन सागर में वियतनाम जैसे देशों पर चीन के अतिक्रमण से रक्षा के लिए जैसे मुद्दे पर, या फिर जापान और चीन में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है, जापान के साथ। तो पिछले 2 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट किए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो और यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ समांतर सौदे के बीच एफटीए के लिए लगातार बातचीत चल रही है। किसके लिए? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के लिए। ठीक है, एफटीए के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अब देख लेते हैं हम अटलांटिक काउंसिल में अपने काम के माध्यम से अपने अन्य व्यापारी भागीदारों के साथ एफटीए पर बातचीत में भारत की प्रगति पर नजर रखना चाहते हैं। भारत के अब तक के समझौते अमेरिका के लिए बहुत अच्छा रहा है, जैसे जिसमें अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा का जो एग्रीमेंट है, जिसको अमेरिकी स्वर्णिम या यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, उनके समझौते से अगर तुलना किया जाए भारत और अमेरिका का, तो कम जरूर है, लेकिन ये जो दूरियां हैं ये कम होती जा रही है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में जितने भी जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो कम है, लेकिन ये अंतराल कम हो रहा है। तो कृषि के संवेदनशील क्षेत्र में भी एफटीए के माध्यम से बदले में रियायतें जीतने के अवसर मिलने पर भारत ने धीरे धीरे अपना बाजार खोलने में आश्चर्यजनक तत्परता दिखाई है। तो भारत भी निरंतर
अमेरिका के लिए और भी अनेक कंट्रीज हैं, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, सभी से इंपॉर्टेंट मिनरल्स भारत भी इंपोर्ट करता है। तो भारत ने भी यहाँ पे अपना बाजार खोला है दूसरे देशों के लिए। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता में ऑस्ट्रेलिया ने शराब, ऊन और भेड़ के मांस सहित अन्य वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार को चुना है, क्योंकि चीन को जो है हम लोग रिप्लेस कर दिए भारतीय मार्केट से। भारतीय बाजार में बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया, जबकि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई बाजार में लगभग शुल्क मुक्त पहुंच हासिल की। ठीक है, वास्तव में अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार नीति फोरम मतलब कि टीपीएफ, ठीक है, के माध्यम से अपने संबंधित बाजारों में लेन देन संबंधी रियायतें, उदाहरण के लिए अमेरिका के लिए चेरी, घास और पोर्क के बदले में भारत के लिए, मतलब कि भारत से अगर चेरी, घास और पोर्क जाता है तो भारत के लिए आम और अनार पर सहमत होने में एक सक्रिय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे वार्ता सक्षम हुआ। इसी तरह का वार्ता किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। कुछ वो सामान इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे उनकी जरूरतों के अनुसार, और कुछ अमेरिका करता है, तो भारत और अमेरिका का दोनों का हित पूरा हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यदि वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वार्ता शुरू करते तो हम वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार की पूरी श्रृंखला और दोनों के बीच निवेश के उच्च स्तर की सुविधा के अलावा कृषि क्षेत्र पर अधिक व्यापक समझौता की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हमेशा WTO में भारत के विरुद्ध रहता है, जो भारत सब्सिडी देता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर दोनों के बीच में FTA होता है गुड्स और सर्विसेज का, तो जिसमें भारत कृषि क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी को और बेहतर कर पाएगा और अमेरिका शायद इसको भारत को सपोर्ट करने लगे। लेकिन व्यापार संबंध अधिक ध्यान देने योग्य है, और अमेरिका, बाइडेन जो कहा जा रहा है, बाइडेन प्रशासन और मोदी प्रशासन दोनों के नेताओं की ओर से एक मजबूत जनादेश है। दोनों देशों में एक बहुत ही बेहतर सपोर्ट है दोनों नेताओं का। ठीक है, दोनों मेजोरिटी में है, तो अधिक महत्वाकांक्षा के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 500 से 600 बिलियन डॉलर का एक अवसर उल्लेखित किया गया है। एक लक्ष्य है जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और उसे पार भी किया जा सकता है। तो सदी के इस साझेदारी की सीमा आकाश है, इसमें कहते हैं राइटर कि ये जो दोनों का पार्टनरशिप है बाइडेन और मोदी का, ये एक आसमान की तरह, इनका कोई लिमिट नहीं है, और जितना बेहतर ये दोनों संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे उतना हमारा ट्रेड इंक्रीज होगा। और ये 500 से अभी 120 बिलियन डॉलर है, तो अभी 500 से 600 बिलियन डॉलर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, एक और आर्टिकल है जीएसटी काउंसिल का, जिसमें कहा गया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कसिनो हो या फिर जो अभी लगातार जो मोबाइल में ऐड आते रहते हैं, रम्मी हो गया, तीन पत्ती हो गया, तो ये सारी चीजों में अभी टैक्स लगेगा 28% का। ठीक है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा कर दी है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी परिषद ने बुधवार को तकनीकी पहलुओं पर थोड़ा ध्यान दिया और समीक्षा के लिए दरवाजा खुला रखा, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़सवार पर लगाए गए टैक्स के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28%, ठीक है, लगाने के अपने पहले के फैसले पे कायम रहा। तो इसे जो है 1 अक्टूबर में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने परिषद की, जो जीएसटी परिषद है उसकी बैठक की, तो ये भी याद रखिएगा जीएसटी परिषद की बैठक कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। ठीक है, ने कहा कि केंद्र अब संसद के चालू सत्र में ही माल और सेवा कर मतलब कि जीएसटी कानून में संशोधन करने का प्रयास करेगा जब सत्र चल रहा हो। ठीक है, ताकि लेवी के कार्यान्वयन, लेवी मतलब कि जो टैक्स की लेवी होती है, को सक्षम किया जा सके, जिसके तौर तरीकों पर सिक्किम और गोवा बहुत ज्यादा असहमत है। क्यों है वो असहमत है? क्योंकि इन राज्यों में जो है कसिनो जो है वो लीगल है और इन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसकी असहमति के बावजूद कसिनो उपयोगकर्ताओं के लिए कर का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो कौन कौन असहमत है? सिक्किम और गोवा। अब देख लेते हैं और कुछ जो राज्य हैं जो असहमत है इस 28% के टैक्स के लेवी का। तो तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारूस, ठीक है, ने ऑनलाइन गेमिंग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध पर लेवी के प्रभाव के बारे में चिंता जताई, जिस पर सुश्री सीतारमण मतलब निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसे नए मानदंडों की भाषा में संबोधित किया जाएगा, ताकि स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि जहां प्रतिबंध है वह जगह में कर नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कि जिन क्षेत्रों में कसिनो पे प्रतिबंध है वहां पे कर, तो प्रतिबंध ही है तो वो यूज ही नहीं हुआ तो हाँ टैक्स क्यों लगेगा।
तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नए सिरे से समीक्षा की मांग की गई, लेकिन अधिकांश अन्य राज्य जो हैं वो पिछले महीने जो परिषद के फैसले आए थे उन्हीं पे टिके हुए हैं। 3-4 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग सहमत है। जो जो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जीएसटी का जो भी फैसला आया है 28% का, इस पे सभी लोग सहमत हैं, जो 3 साल के विचार विमर्श के बाद अभी आया। तो सुश्री निर्मला सीतारमन ने आभासी बैठक के बाद ये कहा। तो सीधे शब्दों में कहें तो यदि कोई 1000 रुपए का चिप्स खरीदता है, जैसे कसिनो में अगर जाते हैं खेलने के लिए गेम, जैसे अगर फिल्मों में भी हम लोगों ने देखा होगा जो जुआ खेल रहा है, तो कसिनो में प्रवेश करते हैं, एक राउंड खेलते हैं और 300 रुपये अगर जीतता है तो उसका जो कर लगेगा वो 1300 पर नहीं लगेगा, बल्कि वो एंट्री फीस जो 1000 रुपये एंट्री फीस उसने जमा की खेलने के लिए, तो उसी पे टैक्स लगेगा। तो इसी पे एक संयुक्त बयान में कहा गया, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने इसका स्वागत किया। ठीक है, ये दोनों कंपनियां ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि इसे मतलब कि डबल टैक्सेशन से भी सुरक्षा मिलेगी, उनकी ये वक्तव्य है। ठीक है, उनकी चिंताओं का ये समाधान माना जा रहा है। ये दोनों जो कंपनियां हैं ये कह रहे हैं कि सरकार ने बेहतर किया। ठीक है, तो ये थे कुछ आर्टिकल द हिंदू के। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। थैंक यू।